हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है कूलॉम के नियम का सदिश रूप। जिन बच्चों ने अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैप्टर का हम एक वीडियो पहले ही अपलोड कर चुके हैं, आप जाके उसको देखिए, जिसमें हमने कूलॉम के नियम को समझा था। आज हम बात करेंगे उसकी वेक्टर फॉर्म की, कि उसके सदिश रूप की, कि सदिश रूप में हम कूलॉम के नियम को किस प्रकार से परिभाषित करते हैं। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, सर हमें वेक्टर फॉर्म में बहुत दिक्कत आती है, वेक्टर फॉर्म में बहुत दिक्कत आती है। तो चलो शुरू करते हैं टॉपिक को और समझते हैं कि एक्चुअलिटी में ये वेक्टर रूप या वेक्टर फॉर्म होती क्या है। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले जैसा कि आपने पढ़ रखा है, पिछले वीडियो में हमने समझा था आपको कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है वो के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से दिया जाता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यह हमारे पास एक आवेश है Q1, ये दूसरा आवेश है बेटा Q2। ओके, हम बात कर रहे हैं कूलॉम के नियम का, कूलॉम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म देख रहे हैं, सदिश रूप देख रहे हैं कि एक्चुअलिटी में सदिश रूप क्या होता है। वेक्टर फॉर्म में हम कूलॉम के नियम को किस प्रकार से रखते हैं। कई प्रकार के सवाल आते हैं आपके लिए और कोशिश करेंगे आपसे सारे सवाल हो जाएं। ठीक है, उसके लिए हमने सबसे पहले दो आवेश माने हैं, Q1 हो गया, Q2 हो गया। हम ये मान के चल रहे हैं क्योंकि हमें इसका वेक्टर फॉर्म लिखना है। इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे कि एक्चुअलिटी में डायरेक्शन के बारे में क्या कहते हैं कूलॉम के नियम में। तो सबसे पहले हमने ये माना है कि एक्चुअलिटी में ये मान लेते हैं हमारा ये ओरिजिन पॉइंट हो गया, मूल बिंदु हो गया। ठीक है, और इस Q1 जो आवेश है आपका, ये Q1 जो आवेश है, इस Q1 की इस मूल बिंदु से जो आपकी पोजीशन है उसको बेटा हमने बोल दिया कि ये हमारा कुछ R1 वेक्टर हो गया। ये R1 किसी भी वस्तु की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति को बताने वाला सदिश हमारा स्थिति सदिश कहलाता है, पोजीशन वेक्टर कहलाता है। ठीक है बेटा, और हम ये मान लेते हैं कि एक्चुअलिटी में इस वाले जो Q2 है उसकी जो स्थिति है वो ओरिजिन से, सेंटर से बेटा अपन ये मान लेते हैं ये हमारा R2 वेक्टर हो गया। ठीक है, यानी हमें पहले ये बताना पड़ेगा कि अगर हम सदिश रूप लिख रहे हैं तो हमारा Q1 एंड Q2 दोनों हमारे सिस्टम में कहाँ रखे हुए हैं। यानी ये हमारा जो R1 वेक्टर है, R1 व R2 वेक्टर हैं, वो क्या है बेटा, वो हमारे स्थिति सदिश हैं, पोजीशन वेक्टर हैं। कौन है बेटा, ये हमारे स्थिति सदिश हैं। ठीक है, पक्का, बढ़िया। और एक्चुअलिटी में देखा जाए तो क्या ये जो लाइन में डॉट डॉट से बना रहा हूँ, ये जो लाइन दोनों आवेशों को मिला रही है क्या। ठीक, अगर ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, तो हमने पढ़ रखा था कि प्लस प्लस का आवेश होने पर हम जानते हैं दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले जो बल की प्रकृति होती है वो प्रतिकर्षण की होती है। यह इसको ये वाला बल आवेश है वो इस वाले आवेश पर बल लगाएगा प्रतिकर्षण का, इसलिए ये कुछ इस दर भागेगा। सही है, और ये वाला आवेश इसके ऊपर बल लगाएगा तो ये आवेश कुछ इस तरह से कुछ ऐसे भागेगा। कोई बात है क्या। और चूंकि अपन वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं तो बेटा देखो, ये वाला बल इधर जा रहा है और ये वाला बल इधर जा रहा है, दैट मीन्स इन दोनों बलों की दिशाएं कैसी हैं, विपरीत है। तो ये दोनों बल बराबर तो नहीं हो सकते वेक्टर फॉर्म में। हाँ, इनकी मैग्नीट्यूड बराबर है, नो डाउट। जितना बल इसने इसके ऊपर लगाया उतना ही बल इसने इसके ऊपर लगाया था, जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको समझाया था। लेकिन चूंकि हम अभी वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स ये दोनों सेम नहीं हो सकते। इसको हम ये वाला जो है इसको बेटेंगे अपन बोलेंगे F12 है वेक्टर, और इसको हम डिफाइन करेंगे F21 वेक्टर से। ठीक है, अच्छा सर, F12 F21 का मतलब क्या है। F21 का मतलब हो गया कि एक्चुअलिटी में दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण लगने वाला बल हो गया, और ये 12 का मतलब क्या हो गया कि पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण लगने वाला बल हो गया। ठीक है, कोई समस्या है, पक्का। चलो तो हम एक एक बारी बारी से इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे F21 वेक्टर की। तो ये सबसे पहले तो इसका मतलब क्या बेटा, F21 वेक्टर एक्चुअलिटी में है क्या। ये F21 वेक्टर का मतलब था कि Q2 आवेश पर, किस पर बेटा, Q2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण लगने वाला बल है, कारण लगने वाला बल। ठीक है,
इसका जो नाम हमने दिया है F21 वेक्टर का मतलब क्या है कि Fq2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण लगने वाला बल जो है उसको हमने F21 मान लिया और उसकी दिशा कुछ ऐसे जा रही है क्या, इसलिए हमने उसको बेटा वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रखा है, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं, सदिश फॉर्म की, वेक्टर फॉर्म की, सदिश रूप की। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने जो F21 जो बल माना है उस बल का मान कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है, तो वैल्यू बेटा हमने यहाँ पढ़ी थी कि वैल्यू निकालने के लिए आपको एक तो चाहिए कांस्टेंट जिसको हमने K कहा था, सही है। दूसरा हमें Q1 और Q2 दोनों की चाहिए मैग्नीट्यूड, परिमाण, तो इसका परिमाण भी Q1 है, दूसरे का परिमाण Q2 हो गया, साथ में हमें दोनों आवेशों के मध्य की चाहिए दूरी, है ना। अगर मैं अभी फिलहाल बात करूं कि एक्चुअलिटी में इस दूरी को बेटा मैं बोल रहा हूं, ये इसके रेफरेंस से बात कर रहा हूं मैं, अभी ये मैं भूल गया, ये वाले में मैं बात कर रहा हूं F21 के केस में। तो इस दूरी को भी देखो, ये हमारी जो दूरी है 1 से 2 की तरफ है क्या, तो इसको अपन ने इसको भी 1 2 लिख दिया। ठीक है, 1 से 2 की तरफ चल रहे हैं, तो ये दूरी हमारी जो दिख रही है वो R21 हो गई, और इस दूरी का भी क्या करना है, हमें वर्ग करना है, तो ये हमने वर्ग कर दिया, स्क्वायर कर देना है। अच्छा सर, R21 आपने क्यों मान लिया, क्योंकि अगर बेटा 1 से 2 की तरफ चलेंगे तो एक्चुअलिटी में ये एक वेक्टर है, इस तरह से दूरी हमने यहाँ जो अपने बेटा ये बना ना, एक्चुअलिटी में ये हमारी न्यूनतम इन आवेशों के मध्य की ये न्यूनतम डिस्टेंस है, और न्यूनतम डिस्टेंस है इसलिए हमने इसको एक सदिश राशि मान रखा है जिसकी दिशा 1 से किधर है, 1 से 2 की ओर है। ठीक है, और अगर वेक्टर है तो क्या अपन इसके ऊपर इस तरह का एरो लगा दें। ठीक है, ये हमने खुद मान रखा है, ओके, क्योंकि हम इस बल की गणना कर रहे हैं इसलिए हमने इसको R21 वेक्टर मान लिया। अगर कोई बोलता कि सर नहीं मैं तो इस बल की गणना करूंगा, उसकी नहीं कर रहा हूं, कोई बात नहीं, जब आप इसकी गणना करोगे तो आप इसको R12 कह देना, ओके, पक्का। तो परिमाण कितना आएगा, K Q1 Q2 अपॉन 2 स्क्वायर, पक्का। ठीक है, लेकिन हमें तो बट इसका बेटा वेक्टर फॉर्म निकालनी थी, वेक्टर का मतलब हमें एक वेक्टर का साइन लगाना है इधर। अब सवाल ये होता है कि हम जानते हैं कि बेटा किसी भी सदिश को जो अपन व्यक्त करते हैं, सदिश को व्यक्त करने का तरीका क्या होता है कि पहले तो इसका लिखो परिमाण और उस परिमाण में मल्टीप्लाई कर दो इसकी दिशा की, तो इस प्रकार से क्या वो सदिश बन जाता है ना, वो सदिश राशि बन जाती है। अच्छा, परिमाण तो हमने निकाल लिया, अब हमें कौन दिशा और चाहिए, अगर हम परिमाण में दिशा का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या यह एक सदिश राशि बन जाएगी। ठीक है, तो चेक करते हैं कि सर इसका परिमाण किधर आने वाला है। तो देखो, परिमाण के लिए अगर बात करो तो आप ऐसा करो, इस डायग्राम में चीज़ों को मैच करो कि ये जो बल है वो एक्चुअलिटी में किसकी दिशा में आ रहा है। जो डायग्राम में आपको दिख रहा है उस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये जो बल है वो किसकी दिशा में आ रहा है, या क्या कोई ऐसी राशि है जो हमारे बल की दिशा में हो। हाँ बिल्कुल है, ये जो R21 वेक्टर जो मैंने माना है, एक्चुअलिटी में इस एरो को देखो और इस एरो को देखो, क्या ये दोनों हमारे तीर के चिन्ह एक ही दिशा में है क्या, अरे है ना, ये भी तीर का चिन्ह और ये दोनों तीर के चिन्ह एक ही दिशा में हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों आवेशों पर जो लगने वाला बल है वो एक्चुअलिटी में R21 वेक्टर की दिशा में है। और हम जानते हैं कि किसी भी वेक्टर की दिशा को बताने वाला कौन होता है, इकाई सदिश होता है। कौन बताता है इसका, यूनिट वेक्टर बताता है इकाई सदिश, जिसको अपन बोलते हैं R कैप। भूल गए कि याद है, किसी भी सदिश की अगर आपको दिशा पूछनी हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको उसके सदिश के इकाई सदिश के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वो इकाई सदिश बताएगा कि एक्चुअलिटी में उस सदिश की दिशा किधर है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि F21 की वो दिशा है, यानी F21 उस दिशा में लगा हुआ है जो आपके R21 का या R21 की दिशा है, और इसकी दिशा किसके पास है, इसके इकाई सदिश के पास। और उसके इकाई सदिश को अपन कैसे व्यक्त कर देते हैं बेटा, कैप लगा के, तो R21 कैप हो जाएगा क्या भाई। किसी भी सदिश की दिशा किसके पास होती है, उसके इकाई सदिश के पास। और इकाई सदिश को व्यक्त करने का तरीका क्या होता है कि एरो को उठा दो, इसके ऊपर कैप लगा दो, हाँ या ना। तो हमने एरो को उठाया और क्या लगा दिया, कैप लगा दिया। यानी इस बल की दिशा किधर है, R21 जो वेक्टर था उसकी दिशा में है, और इस वेक्टर की दिशा को कौन व्यक्त करता है, इसका इकाई सदिश। यानी ये बल एक्चुअलिटी में किसकी दिशा में काम कर रहा है, इस R21 कैप की दिशा में। और अगर इसकी दिशा में काम कर रहा है तो क्या इसकी दिशा को अपन R21 कैप बना दें क्या,
और जैसे इसकी साइड में दिशा क्या देखो तो क्या है, यहाँ एक एरो का चिन्ह आ जाएगा, साइन आ जाएगा, सही है। और यहाँ जिसको हमने ये R21 कैप माना है, ये हमने खुद माना है, ये दे नहीं रखा कहीं भी, ये हमने खुद स्वयं से माना है। और ये R21 जो कैप है वो वास्तव में R21 वेक्टर की दिशा में, R21 वेक्टर की दिशा में कौन है बेटा, इकाई सदिश है। कौन है ये, इकाई सदिश है। और इकाई सदिश ही है जो किसी भी वेक्टर की दिशा को व्यक्त करता है। और हम जानते हैं इकाई सदिश को बेटा हम किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, बताओ। इकाई सदिश को व्यक्त करने का तरीका, यानी इस इकाई सदिश की वैल्यू अपन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, अगर आपको याद होना चाहिए, हम जानते हैं कि आपका जो आर कैप है वो उस तरह से डिफाइन किया जाता है कि आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर। किसी भी सदिश का इकाई सदिश ज्ञात करने के लिए हम उस सदिश में उसके परिमाण का दे देते हैं भाग। और परिमाण लिखने का तरीका ये भी होता है कि आर वेक्टर अपॉन विदाउट एरो के भी अपन लिख देते हैं, तो ये भी इसका परिमाण ही माना जाता है, ठीक है। यानी अगर मुझे किसी भी सदिश का परिमाण ज्ञात करना हो तो क्या करो, सदिश में उसके परिमाण का क्या दे दो, डिवाइड कर दो, तो हमें क्या मिल जाता है, उस सदिश का इकाई सदिश मिल जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो R21 कैप लिखा हुआ है उसकी जो वैल्यू बनेगी R21 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ R21 वेक्टर बन जाएगी क्या, ठीक है। और जिसको अपन लिख सकते हैं R21 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ की जगह पर बेटा अपन जनरली इसको क्या बना सकते हैं, R21 लिख सकते हैं, ठीक है, पक्का। तो पहले समझो कि यहाँ तक की स्टोरी आपको समझ में आई कि नहीं आई। पहली बात तो ये जो लिख रहे हैं ये लगने वाला बल है, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल है, किसके रूप में है, ये इकाई सदिश के रूप में। अगर आपको सवाल में इकाई सदिश दे रखा हो तो उस अवस्था में लगने वाला बल हम इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अब ये 2-1 का देखो आंसर आपको मिल गया, क्योंकि देखो मैं यहाँ सीक्वेंस बनाना चाह रहा था कि यहाँ 2-1 है तो यहाँ भी 2-1 आ गया, इसलिए यहाँ भी 2-1 आ गया। अगर हम यहाँ कुछ और नंबर लिखेंगे तो वो नंबर यहाँ भी आ जाएगा और वो नंबर यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर मैं इसकी वैल्यू, ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है उसको यहाँ पुट करते हैं तो देखते हो क्या बनता है। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके और देखते हैं इस वैल्यू को यहाँ पुट करने के बाद क्या इसकी कोई और फॉर्म निकल के आती है क्या। बिल्कुल, देखते हैं बेटा क्या बनेगा। देखो ये थोड़ा सा यहाँ से रफ हो गया, ऐसे ये था हमारा ऐसे, ठीक है। देखो क्या बनेगा, इसका मतलब ये बन जाएगा F21 वेक्टर इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई R21 वेक्टर अपॉन R21, सही है। और इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसे बनेगा R21 वेक्टर इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R21 की पावर 3 और R21 वेक्टर। यानी अगर सवाल में आपको वेक्टर दे रखे हों, यानी आपको दे रखा हो कि Q1 और Q2 के एक्चुअलिटी में बीच की जो R21 वेक्टर की जो वैल्यू है वो अगर गिवन हो तो हम डायरेक्टली इन दोनों के मध्य लगने वाला बल फाइंड आउट कर सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से। पिछले वाले फॉर्मूले में यहाँ इकाई सदिश था तो यहाँ वेक्टर आ गया था, यानी इन दोनों में इतना फ़र्क है। बस मैं आपके लिए अलग फॉर्मेट निकाल दी है। पहली फॉर्मेट आपके लिए ये आ गई, दूसरी फॉर्मेट आपके लिए कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। यानी अगर आपको डिफरेंट फॉर्मेट पर क्वेश्चंस करने हैं तो पहला फॉर्मेट आपका ये हो गया, दूसरा फॉर्मेट आपका ये हो गया। मान लेते हैं अगर आपके सवाल में R1 और R2 की वैल्यू दे रखी हो और आपसे पूछे कि Q1 और Q2 के ऊपर लगने वाले बल का मान ज्ञात करो, तो कैसे करेंगे बेटा। उसके लिए हम इसमें थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं। बदलाव क्या कर सकते हैं, उस बदलाव को करने के लिए आप थोड़ा सा बोर्ड पर देखते हैं बेटा, थोड़ा सा नोटिस करते हैं चीज़ों को। हमने 11th क्लास में जब वेक्टर पढ़ा था, आपको पढ़ाया था, तो हमने आपको त्रिभुज का नियम समझा था सदिश योग के लिए। ये हमारा कुछ A वेक्टर था बेटा, ये हमारा कुछ यहाँ B वेक्टर था हमारा, और यहाँ एक्चुअलिटी में विपरीत क्रम में आने वाला ये कौन था, हमारा R वेक्टर था, याद है ना। और इस R वेक्टर का जो वैल्यू थी वो A वेक्टर प्लस के B वेक्टर के बराबर थी, क्योंकि A वेक्टर और B वेक्टर एक ही ऑर्डर में है, सेम क्रम में है, तो सामने से आने वाली भुजा मतलब इन दोनों के योग को व्यक्त करती है, ठीक है। अगर ये नियम इधर लगाते हैं इधर, तो देखो क्या बनेगा।
एक्चुअलिटी में देखो यहाँ चलते हैं अपन ऐसे, तो देखो R1 मेरे साथ चल रही है, इसके बाद ये चले तो ये मेरे साथ चल रही है, और ये भुजा मेरे सामने से आ रही है क्या। तो इसका मतलब यहाँ अगर बात करें कि आपका चूंकि R2 जो वेक्टर है इस वाले में ये सामने से आ रहा है, और अगर ये सामने से आ रहा है तो बेटा इस R2 वेक्टर की जो वैल्यू आएगी क्या वो R21 वेक्टर और माइनस के R1 वेक्टर के समान होगी क्या। सॉरी माइनस नहीं, कैसा चिन्ह होता है प्लस का, तो प्लस के समान होगी क्या। और इसमें से अगर मैं R21 वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो बेटा क्या ये R2 वेक्टर माइनस के R1 वेक्टर आ जाएगी क्या, है या ना। यानी एक्चुअलिटी में इस R21 वेक्टर की जो वैल्यू होती है वो R2 वेक्टर और माइनस के R1 वेक्टर होती है। और अगर आप इस वैल्यू को यहाँ पुट करोगे इस वाले में तो देखो क्या बनेगा, इसकी तीसरी फॉर्मेट निकल के आती है हमारे पास कुछ इस तरह से कि K Q1 Q2 अपॉन R21 की पावर 3, और ये बन जाता है R21 वेक्टर और माइनस के R2 वेक्टर और माइनस के R1 वेक्टर। और इस प्रकार से बनती है हमारे पास तीसरी फॉर्मेट जो किसके पदों में है, स्थिति सदिश के पदों में है। ये जो फॉर्मेट थी वो किसके पदों में थी, सदिश के पदों में थी, और इससे जो पहली फॉर्मेट थी वो किसके पदों में थी, इकाई सदिश के पदों में थी। तो ये होती हैं एक्चुअलिटी में लगने वाले बल की डिफरेंट फॉर्म होती हैं सदिश रूप में। पहली फॉर्म हमारी दोबारा से बताते हैं बेटा, पहली फॉर्म जो थी हमारी कुछ ऐसे निकल के आई थी कि F21 वेक्टर इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर और R21 कैप होया था क्या। तो ये जो फॉर्मेट है वो इकाई सदिश के रूप में है, ये जो फॉर्मेट है वो सदिश के रूप में है, और ये जो फॉर्मेट है वो किसके रूप में है, हमारी स्थिति सदिश के रूप में है। ठीक है, पक्का, कोई समस्या, ओके। अच्छा, ये जो गणना की है बेटा हमने किसके लिए की थी, F21 के लिए की थी, लेकिन यहाँ तो एक बल और भी तो है F12, उसका क्या होगा तो वो भी देख लेते हैं। पहली बात कि सर अगर मान लो ये बोर्ड में आ गया इस तरह से कि आपको ये बताना है कि कूलॉम के नियम का सदिश रूप क्या होगा, तो आपको सिंपल फर्स्ट एक ही फॉर्म की बात करनी है, हमें सारे फॉर्म की बात नहीं करनी है। हमें क्या बोलना है बेटा बोर्ड के लिए, हमें ये बोलना है कि F21 वेक्टर बराबर क्या कहेंगे कि Q2 आवेश पर, जैसा अभी थोड़ी देर पहले लिखा था कि Q2 आवेश पर किस पर, Q2 आवेश पर Q1 आवेश के कारण लगने वाला बल, कैसे लिखा है अभी थोड़ी देर पहले, लगने वाला बल जो आया था उसको हमने ये लिखा था कि F21 वेक्टर इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर और R21 कैप, ऐसे। ठीक है, पहले आपको डायग्राम बनाना है पेपर में, डायग्राम बनाने के बाद आपको सबसे पहले इसको डिफाइन करना है ये क्या है, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे अपन कि F21 वेक्टर, ओके। इसी प्रकार अब बात करेंगे अपन इसी प्रकार, क्योंकि हम सारी फॉर्मेट फाइंड आउट कर चुके हैं। इसी प्रकार अगर आपको अब इसी फॉर्मेट में F12 वेक्टर लिखना है तो बताओ, आप बस इसको कॉपी करो, ऊपर अपन पढ़ चुके हैं। अब 12 का मतलब Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण, ठीक है बेटा, आवेश के कारण लगने वाला बल, सही है। अगर हमने इसको 2 आवेश पर 1 आवेश के कारण लगने वाला बल कहा है तो फिर इसको क्या कहेंगे, Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण लगने वाला बल। और इसकी वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, वैल्यू का मतलब Q ना तो आवेश बदलेगा ना ये बदलेगा, ठीक है। अब दोनों को यहाँ से लिंक करो आप लोग, जब यहाँ 2-1 था तो ये 2-1 हो गया और ये भी 2-1 हो गया, तो जब ये 1-2 बनेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका 1-2 हो जाएगा और ये भी आपका 1-2 हो जाएगा उसी फॉर्मेट में। इसलिए हमने उसको नंबरों से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ कैप लगा हुआ है, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ वेक्टर लगा हुआ है, ठीक है, पक्का। तो ये हमारी पहली फॉर्मेट थी, उससे हमारे पास ये पहली फॉर्मेट मिल गई, ठीक है। ये बोर्ड के लिए आपको पहले ऐसे लिखना है, दूसरा ऐसे लिखना है, ये हमारा कहलाएगा सदिश फॉर्मेट। लेकिन अगर हम इसकी बची हुई 3 यानी 2 फॉर्मेट और लिखें तो कैसे लिखोगे, सेम तरीके से जैसा वहाँ किया था। बोर्ड के लिए इतना सफिशिएंट है, आप इतना करके आएंगे, इतना सफिशिएंट है। इसके अलावा आपको अतिरिक्त लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ ये मेंशन कर देना कि R21 कैप क्या है और यहाँ मेंशन कर देना कि R12 कैप क्या है। तो R21 कैप को हमने क्या लिखा कि सदिश R21 वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश हो गया, तो ये क्या हो गया, R12 वेक्टर की दिशा में इकाई सदिश हो गया।
यानी जब आप इनकी वैल्यू को पुट कर देंगे तो इस प्रकार आपको बस बोर्ड में इतना ही लिख के आना है, इसके अलावा कुछ भी लिख के नहीं आना है। डायग्राम हो जाएगा, ये फॉर्मेट हो जाएगी, ये फॉर्मेट हो जाएगी, आपने इसको डिफाइन कर दिया, इसको डिफाइन कर दिया, बस इतना ही, ठीक है। लेकिन अगर सवाल करने हैं तो जैसे हमने पिछली बार किया था बेटा कि इसकी बाकी की फॉर्मेट कैसे आएंगे, तो उनकी बात कर लेते हैं अपन। बाकी फॉर्मेट देखते हैं। सिमिलर वे में हमने इस R12 को क्या बोला था कि आपका ये R12 खेप है, उसको क्या बोलेंगे बेटा कि R12 वेक्टर की दिशा में कौन है, ये दिशा में हो गया इकाई सदिश। कौन है हमारा, इकाई सदिश हो गया, सही है। और अगर ये इकाई सदिश है तो बताओ इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। अभी जैसा वहाँ किया था कि पहले तो इसकी वेक्टर फॉर्म लिखो, सदिश रूप लिखो, और उसमें इसके परिमाण का क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। और परिमाण का डिवाइड करते हैं तो बेटा अपन परिमाण को कभी भी विदाउट मोड के, विदाउट एरो के ऐसे भी लिख देते हैं अपन, ठीक है। और अगर ऐसे लिखेंगे तो बताना बेटा जब इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे इस वाले फॉर्मेट में, यहाँ इसकी जगह पर देखो क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा F12 वेक्टर इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर, ठीक है। और ये बन जाएगा बेटा आपका 12 वेक्टर अपॉन R12, और इस तरह से R12 वेक्टर इक्वल्स टू बनेगा आपका K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर। तो और बेटा स्क्वायर की जगह पे 2 पावर ये 1 पावर ये, तो क्या R12 Q हो जाएगा, और ये बन जाएगा R12 वेक्टर। जैसा वहाँ आया था वैसी फॉर्मेट यहाँ आ गई। कुछ नहीं करना है, बस इन नंबरों को चेंज कर देना है। वहाँ ये 2 1 था तो अब ये 1 2 हो गया, वहाँ ये 2 1 था तो ये अब 1 2 हो गया, और वहाँ ये 2 1 था तो यहाँ भी ये 1 2 हो गया। और पिछली बार की तरह बेटा हमने इसको क्या लिखा था, जब ये R21 था तो इसको लिखा था R2 माइनस के R1, तो अब क्या लिख देंगे, इसी प्रकार हमारे पास इसकी जो थर्ड फॉर्म निकल के आएगी वो कुछ ऐसे निकल के आएगी कि K Q1 Q2 अपॉन R12 की पावर 3, और ये बन जाएगा R1 वेक्टर और माइनस के R2 वेक्टर, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो ये हमारी इस तरह से सारी फॉर्मेट आ गई। पहली जो फॉर्मेट थी वो हमारी इकाई सदिश के रूप में थी, ये दूसरी फॉर्मेट है वो हमारे सदिश रूप में है, और ये तीसरा फॉर्मेट जो दे रखा है बेटा वो किसके लिए, हमारा स्थिति सदिशों के रूप में है, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप इसको इस तरह से सदिश रूप को बात करेंगे तो आप सारे सवालों को कवर कर सकते हैं। आप एक भी, यानी आपके सवाल में या तो R1 R2 की वैल्यू दे रखी है तो हम सवाल कैसे करेंगे वो पता होना चाहिए हमें। अगर ये दे रखा है तो हमें कैसे करना है वो पता होना चाहिए, और अगर हमें इकाई सदिश दे रखा है तो कैसा करना है तब भी हमें वो पता होना चाहिए कि कब कौन सी फॉर्मेट हमें अपने सवाल में अप्लाई करनी है, ठीक है। बोर्ड के लिए जैसा मैं कह चुका हूँ आपको, बोर्ड के लिए हमें इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ एक फॉर्मेट की बात करेंगे और वो भी इकाई सदिश वाले की। पहले हम इसकी बात करेंगे, इसके बाद इसी प्रकार लिख के इसकी बात करेंगे और बाकी चीज़ों को डिफाइन कर देंगे। इसके अलावा हमें डायग्राम बनाना है और कुछ भी बात नहीं करनी है, ओके। हम जानते हैं बेटा, ध्यान रखना कि जो कूलॉम का नेम है एक्चुअलिटी में क्रिया प्रतिक्रिया के नेम की पालना करता है, और क्रिया प्रतिक्रिया के नेम की पालना करने के लिए हमारे पास 4 कंडीशंस होती हैं, अगर आपको पता होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या थी कि लगने वाले दोनों बलों के परिमाण समान होने चाहिए, जो कि दोनों के परिमाण समान हैं, जो अपन पहले से जानते हैं। जितना ये वाला आवेश इस पर बल लगाएगा उतना ही ये वाला आवेश इस पर बल लगाता है, ठीक है। और दोनों की दिशा विपरीत होनी चाहिए, तो जो दिशा इसकी है वही दिशा इसकी, जो दिशा इसकी है इसकी दिशा जस्ट इसकी विपरीत है, वो डायग्राम में हमें दिख रहा है। तीसरी कंडीशन, बल अलग अलग वस्तुओं पर लगने चाहिए, तो ये बल इधर लगा हुआ है और ये बल इधर लगा हुआ है, तो ये दैट मींस से दोनों बल अलग अलग वस्तुओं पर लगे हुए हैं क्या। और चौथी कंडीशन क्या होती है, हाँ जी, कि दोनों बलों की प्रकृति समान होनी चाहिए, तो ये भी कूलॉम बल है और ये भी कैसा बेटा हमारा कूलॉम बल है। तो 101% ये बेटा कूलॉम जो बल है वो क्या करता है, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम की पालना करता है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से नोट करो और चेक करो कि कब कौन सी फॉर्मेट हमारे काम आने वाली है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बोर्ड में हमें कम लिखना पड़ता है, लेकिन चूंकि हम डिस्कस कर रहे हैं तो हमें वो सारी फॉर्मेट पता होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक ज़रूर करना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तो आज के लिए इतना ही।